वालेकुम डियर, मैं हूं अब्बास खान। बर्कले ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहता हूं। आज हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स का जो डेमो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर सेकंड है। ठीक है, इसका जो लेक्चर नंबर फर्स्ट हुआ था उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। वो क्या कहते हैं कि अ सेल ऑफ Rs 10,000 rupees to Mr. X was entered as a sales to Mr. Z। आगे वो कहते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एरर इज़ इट। ये इसमें से जो आपको जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा जो है ना वो एरर है। ठीक है, डेयर सुन अब यहाँ पर लिखा हुआ है एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है ना, पहला ऑप्शन है। ये क्या है? एरर ऑफ ओमिशन है। ठीक है ना। अब डेयर एरर ऑफ ओमिशन कौन सा होता है? जब कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट में जब कोई इंट्री ही नहीं की जाती, रिकॉर्ड ही नहीं की जाती, तो वो आपको क्या होता है? वो एरर ऑफ ओमिशन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसने बात की है कि जो इसने एक्स अकाउंट में लिखने की बजाय उसने क्या किया, मिस्टर जेड के अकाउंट में क्या किया, उसने जो सेल्स है ना वो इंटर किया है। तो हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसने इंटर तो किया है। यहाँ पर देखो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ है, लेकिन गलती से मिस्टर एक्स को जो मिस्टर जेड अकाउंट है उसको जो है ना गलती से उसमें डाल दिया अमाउंट। ठीक है, तो और एरर ऑफ ओमिशन कौन सा होता है? जिसको आप बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं करते। ठीक है ना, तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, जब कोई भी एंट्री है बिजनेस में रिकॉर्ड ही नहीं की जाती तो वो क्या होता है? वो एरर ऑफ ओमिशन होता है। फिर एरर ऑफ डुप्लीकेशन होता है। ये एरर की कोई टाइप नहीं है। ठीक है ना, ये भी एरर की कोई भी टाइप नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पर कहते हैं वो एरर ऑफ प्रिंसिपल। लेकिन ये एरर ऑफ प्रिंसिपल भी नहीं है। जहाँ पर जो आपको केस डिस्कस किया गया है वो इसलिए नहीं है क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल किसकी वजह से होता है? जब आप जो है ना किसी अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है इसकी वायलेशन जब आप करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई रेवेन्यू कोई एक्सपेंडिचर है उसको आप एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हैं, या कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको आप जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं। ठीक है ना, वो क्या होती है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, डिटेल के साथ। ठीक है ना, तो हमारे पास ये एरर ऑफ प्रिंसिपल भी नहीं है। आगे ऑप्शन आ जाते हैं एरर ऑफ कमीशन। बिल्कुल इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो डी है, एरर ऑफ कमीशन है। एरर ऑफ कमीशन किस वजह से होती है? जब आप क्या कर सकते हैं, रॉन्ग अमाउंट क्या करते हैं वो लिख देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या था, एक्चुअल इंट्री कितनी थी? 500 की थी। ठीक है ना, आपने जो ना 500 की बजाय क्या लिख दिया? आपने 50 लिख दिया। ठीक है ना, तो ये कौन सा? ये एरर ऑफ कमीशन है। ठीक है ना, जब आप जो है ना वो अमाउंट क्या करते हैं वो रॉन्ग लिख लेते हैं। ठीक है ना, फिर क्या हुआ, कोई अकाउंट है, ठीक है ना, उसको आपने डेबिट करना था, एक्चुअल एंट्री ये थी, लेकिन आपने गलती से उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है ना, तो वो कौन सा एरर होता है? वो एरर ऑफ कमीशन होता है। ठीक है ना, इसी तरह डेट क्या होता है, आपने क्या किया, रॉन्ग अकाउंट में क्या किया, पोस्ट कर दिया है। इसको कहते हैं पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। ठीक है ना, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। ठीक है ना, टू पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर क्या था, यहाँ पर क्या था, देखो ये सेल्स की जो अमाउंट है किस में लिखना चाहिए था? वो मिस्टर एक्स में क्या होता है वो अकाउंट में लिखना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, इसको इंटर कैसे किया? मिस्टर जेड के अकाउंट में इंटर किया। ठीक है ना, तो ये कौन सा है? पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट की एंट्री है। ठीक है ना, और ये कौन सा होगा? ये भी क्या होता है? आपकी एरर ऑफ कमीशन में आता है। ठीक है ना, तो ये सारे क्या हो जाती है, चाहे आपने अमाउंट रॉन्ग वो किया है, गलत डाल दिया है, चाहे आपने डेबिट को क्रेडिट शो किया है, या क्रेडिट एंट्री एक्चुअल थी आपने डेबिट उसको शो कर दिया है। ठीक है ना, या आपने क्या किया, रॉन्ग अकाउंट में क्या किया, डाल दिया। जिस तरह ये केस है हमारे पास कि मिस्टर एक्स को के अकाउंट में डालने की बजाय उसने क्या किया, मिस्टर जेड के अकाउंट में क्या किया, वो सेल की अमाउंट जो है ना वो उसको जो है ना वो उसके अकाउंट में लिख दिया है। ठीक है, तो ये कौन सा एरर है? ये हमारे पास एरर ऑफ कमीशन है। तो इसके अलावा आपसे MCQs जो है ना पूछा जा सकता है कि आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें एरर्स कौन सी इसकी टाइप्स है। इसके मेनली जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो दो टाइप्स है। ठीक है ना, एक कहते हैं ट्रायल बैलेंस एरर, जो कि ट्रायल बैलेंस में क्या हो जाती है, एरर्स की जो होती है वो क्या होते हैं, वो ट्रायल बैलेंस एरर कहलाती है। ठीक है ना, जैसे आपने लेजर से जो है ना वो ट्रायल बैलेंस में जो आपने बैलेंस लिखना है, ठीक है, लेजर से ट्रायल बैलेंस में, तो वहाँ पर आपने क्या किया, रॉन्ग साइड पे आपने जो है वो लगा दिया, डेबिट साइड पे लिखना था, क्रेडिट साइड पे लिख दिया, या अमाउंट क्या किया आपने, क्या किया वो ट्रायल बैलेंस में आपने है ना वो गलत लिख दी है। ठीक है ना, या इसकी जो टोटलिंग आप करते हैं ट्रायल बैलेंस की वो आपने गलत की है। ठीक है ना, तो वो सारा क्या हो जाता है, वो ट्रायल बैलेंस की वो ट्रायल बैलेंस में जो है ना वो एरर्स जो है ना वो अकर होती है। ठीक है, और एक होता है बुक कीपिंग एरर है। ठीक है ना, ये आपका MCQs जो है ना वो आपसे जो है ना वो आ सकता है कि इसमें से बुक कीपिंग एरर जो है ना वो कौन से आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। ठीक है ना, बुक कीपिंग वो क्या हो जाती है, बुक कीपिंग क्या है, आपके जो जनरल आप रिकॉर्ड करते हैं उसमें से आप एरर कर जाते हैं, या जो लेजर बनाते हैं उसमें से जो है ना आप लेजर करते हैं, वो क्या होता है, बुक कीपिंग एरर्स होते हैं। ठीक है, अब ये देखो जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की है, ठीक है ना, एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ कमीशन है, और कंपेंसेटिंग एरर है। ये किसकी टाइप्स है? ये बुक कीपिंग एरर्स की क्या है, इसकी टाइप्स है। ठीक है ना, तो आपने इसको जहन में रखना है कि
बुक कीपिंग जो एरर है उनके जो है ना वो 4 किस्म की जो है ना वो काइंड्स है। कौन कौन से हैं? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ कॉम्पेंसेशन। ठीक है, ये आगे जाके हम जो इसको डिटेल में सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस क्या होता है? जो कि ट्रायल बैलेंस में क्या हो जाती है, वो एरर जो है ना वो अकर होती है, वो ट्रायल बैलेंस एरर कहलाती है। ठीक है, तो इनको आपने क्या करना है, वो आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यूज़ जो है ना इससे आ सकता है। एमसीक्यूज़ जो आ जाता है वो है कि डेट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, which expresses the financial position of a business at a particular point of time। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी या नन ऑफ दीज। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट क्या है इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? बैलेंस शीट है। ठीक है ना। अब डियर स्टूडेंट क्या हो जाता है? बैलेंस शीट क्या होता है? ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में क्या हो जाता है, आपका जो है ना बारे में आपका बताता है। ठीक है ना। फाइनेंशियल पोजीशन से क्या मतलब है? फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब ये है कि बिज़नेस की जो है ना वो पोजीशन कैसी है। ठीक है ना, क्या बिज़नेस के पास एसेट्स कितने हैं, बिज़नेस के पास लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, क्या बिज़नेस के पास इतने इनफ एसेट्स है कि वो अपने जो है ना वो अपने लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सके। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? ये बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें क्या होता है वो बताता है। ठीक है ना, बैलेंस शीट। और आगे क्या लिखा हुआ है देखो, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो जाती है? प्रिपेयर की जाती है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर क्या, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो ऊपर क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं बैलेंस शीट। जब आप बनाते हैं ऊपर बैलेंस शीट लिख देते हैं, फिर नीचे कंपनी का नाम लिखते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एज ऑन दिसंबर 31 2022। ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक डेट पे क्या हो जाती है वो बनाते हैं। ठीक है ना, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो ये डेट क्या होता है? जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है ना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है जो कि फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें बताता है, वो कौन सा होता है? वो हमारा बैलेंस शीट होता है। ठीक है, अब ये देखो दूसरा क्या है? इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है ना, यहाँ पर इसमें आपका डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। ये अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो आपका जो इनकम स्टेटमेंट है या एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि ये क्या होता है? ये बेसिकली जो इनकम स्टेटमेंट है वो आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में क्या होता है वो आपका बताता है। ठीक है ना, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में क्या हो जाता है वो आपका बताता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से मतलब क्या है कि क्या वो बिज़नेस क्या हो जाती है वो लॉस में जा रही है, या बिज़नेस क्या हो जाती है वो प्रॉफिट में क्या हो जाती है वो जा रही है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता रहा होता है। ठीक है, ये कौन बता रहा है? ये आपको इनकम स्टेटमेंट बता रहा होता है। ठीक है, तो आपने ये कीवर्ड जो है ना इसमें से आपने याद रखनी है। ठीक है ना, और दूसरा कौन सा है कि ये क्या हो जाती हैं? ये पर्टिकुलर नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा था आपके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। ठीक है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं, जिस तरह बैलेंस शीट ने बताया था। ठीक है ना, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कौन था? बैलेंस शीट था। लेकिन क्या हो जाता है? ये हमें पूरे पीरियड के बारे में बताता है। पीरियड क्या हो सकती है? वो 3 मंथ्स का भी हो सकती है, 1 मंथ का भी हो सकती है, 9 मंथ्स का भी हो सकती है, 1 साल का भी पीरियड हो सकता है, या 9 मंथ्स का भी हो सकता है। ठीक है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, अब क्या कहते हैं? देखो जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं? ऊपर इनकम स्टेटमेंट लिख देते हैं, नीचे क्या होते हैं? XYZ कंपनी का मैं जाना वो नाम लिख देते हैं। ठीक है ना, और फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है ना, फॉर द ईयर एंडेड 2022। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होता, बल्कि वो पीरियड के लिए क्या हो जाती है? आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। वो कौन सा पीरियड है? 2022 के लिए। ठीक है, लेकिन जो इसकी कंपैरिजन में बैलेंस शीट है ना, ये क्या हो जाता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो जाता है? आपकी फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट है वो आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। आप टाइम स्पेसिफाई कर लेते हैं, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, जो भी बैलेंस शीट का जो कंपनी जो है ना वो इशू कर लेती है। ठीक है, जो भी इसका अकाउंटिंग पीरियड है। ठीक है ना, तो एंड ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? वो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो जाता है? वो यहाँ पर डेट क्या हो जाता है? इंडिकेट कर लिया जाता है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो जाता है? वो इंडिकेट कर लिया जाता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है? पूरे यहाँ पर लिखा जाए फॉर द ईयर एंडेड 2022, पूरे जो है ना वो साल का जो भी पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड है, उनका क्या हो जाता है? आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। ठीक है ना, तो ये सारे क्या जाती है? कीवर्ड आपने जो है ना वो इसमें से याद रखने हैं। ठीक है ना, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इस तरह जो है ना फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट में कीवर्ड कौन सी है? फाइनेंशियल पोजीशन है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। ये दोनों कीवर्ड क्या है?
वो आपने याद रखने हैं, या आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और साथ मैंने डिफरेंस भी बता दिया, जो कि इंटरव्यू में अक्सर जो है ना ये सवाल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ जो है ना, वो एमसीक्यूज़ नंबर जो 3 है वो आ जाती है कि अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट ओनर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। यहाँ पर जो है ना ये है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट क्या होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्या होता है कि ये कहता है कि बिजनेस, ठीक है ना, बिजनेस और इसका जो ओनर है, ठीक है ना, बिजनेस और ओनर दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। बिजनेस के कुछ ट्रांजैक्शन के जो आप बिजनेस में कोई भी चीज़ खरीदते हैं, ठीक है ना, बेचते हैं, ठीक है ना, वो बिजनेस में क्या हो जाती है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। इस तरह ओनर क्या होता है, वो कुछ अपने ज़ाती क्या होता है खर्चे करते हैं, वो उनके पर्सनल ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि बोथ बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये नहीं हो सकता कि ओनर क्या करे अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन जो इसने किए हैं वो क्या करे, वो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करे। नो, इस तरह नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर क्या है कि ओनर ने कोई एक कार परचेज़ की है, ठीक है ना, पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने कोई कार परचेज़ की है, ठीक है ना। अब ये जो ट्रांजैक्शन हुई है 1 लाख रुपए की, ठीक है ना, 1 लाख रुपए की इसने, हम सपोज करते हैं इसने कार ले ली है, ठीक है ना, या 10 लाख ले लें, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि ये जो इसने पर्सनल ट्रांजैक्शन किए हैं वो कहता है कि इस सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन है, ये ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन है, ये बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, क्योंकि जो है ना वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन और ओनर के ट्रांजैक्शन होते हैं वो क्या, वो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। ओनर जो भी एक्टिविटी करती है, जो पर्सनल यूज़ के लिए, जो भी ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो भी खर्चे करते हैं, वो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका जो है ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है ना वो वो क्या है, वो आपको कहता है, ठीक है ना। अब ये देखो, द ओनर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। अब देखो डेसन क्या है, ये एक बिजनेस है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर क्या है, कोई कंपनी है, ठीक है ना, XYZ कंपनी है, ठीक है ना, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है ना, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की है और आप इसमें क्या ओनर है या इसमें शेयर होल्डर है, ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा, आपने उसमें से की है 10 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने की है, ठीक है ना। आपने क्या की है, बिजनेस में कंपनी है XYZ कंपनी है, उसमें से आपने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है डेसन। तो अब डेसन क्या होता है, ये जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसके मुताबिक क्या है, ओनर क्या है, ये बिज़नेस का क्रेडिटर है, ठीक है ना। यानी क्या किया है, अगर ओनर ने फ्यूचर में पैसे क्या करना है, जो 10 लाख की इसने इन्वेस्टमेंट की है XYZ कंपनी में, वो बिज़नेस अगर फ्यूचर में लिक्विडेट होता है, ठीक है ना, लिक्विडेट होता है, वाइंड अप होता है, ख़त्म होता है वो बिज़नेस या कंपनी XYZ, तो इसने फ्यूचर में इस ओनर को जो है ना वो 10 लाख रुपया वापस रिटर्न करने हैं, ठीक है ना। तो ओनर क्या है, वो क्रेडिटर है, उसने फ्यूचर में पैसे रिसीव करने हैं अगर इन केस बिज़नेस लिक्विडेट हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है, अपने ऑपरेशन को ख़त्म कर लेता है, बंद कर लेता है अपने ऑपरेशन को, ठीक है ना। तो डेढ़ सुन क्या होता है, अच्छा तो इस जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ये कहते हैं कि बिजनेस और ओनर क्या है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये नहीं हो सकता अगर बिजनेस ने ओनर ने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो एक चीज़ कंसिडर की जाएगी। नो, इसने ओनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है ना। अब बिजनेस जब लिक्विडेट होगा इसने पैसे रिटर्न कर देते, ये बिजनेस की जिम्मे है, ठीक है, इनकी लाइबिलिटी है, ठीक है, उनकी जिम्मे है, ठीक है, कि उसने पैसे जब वो लिक्विडेट होगा तो जब भी लिक्विडेट होगा उसने 10 लाख रुपए ओनर को वापस रिटर्न करने हैं, ठीक है ना। तो ओनर ने क्या किया, उनको बिजनेस को पैसे प्रोवाइड किए हैं, तो इस सूरत में ओनर ने फ्यूचर में पैसे रिसीव करने, अगर बिजनेस लिक्विडेट हो जाता है तो उस सूरत में ओनर क्या है, वो बिजनेस का ना क्रेडिटर है। किस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, वो सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या इसको कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के मुताबिक, ठीक है। क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग क्या होती है, वो कंसीडर की जाती है। ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया तो एक चीज़ कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है, बल्कि क्या किया उसने वो बिजनेस को पैसे दिए हैं, ठीक है ना। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये जो पैसे 10 लाख के रुपए की, ये बिजनेस में रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है ना। और ये क्या होगा, ये ओनर की पर्सनल ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है ना, इसने बिजनेस में पैसे रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है, सॉरी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो वो क्या होगा, वो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होगी, रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है ना। और बिजनेस जब लिक्विडेट होगा पैसे वापस क्या करने हैं, वो रिटर्न करने हैं, क्योंकि बिजनेस और ओनर क्या है, वो क्या है, वो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कहता है, ठीक है। तो इसमें सजेशन क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास जो है ना, वो जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना, मुख्तलिफ इसके नाम है, सेपरेट
एंटिटी कॉन्सेप्ट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, इसको कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या प्रूडेंट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये साइनोनिमसली यूज़ की जाती है, ठीक है। अच्छा, ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने जितने भी बताए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जितने भी हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो रिकॉर्ड की है, 2 वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड की है, ठीक है ना। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जब मैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की तैयारी करवा रहा था डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की ना, तो वहाँ पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी ना, तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझाए, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया, तो वो वीडियो आप लाजमी तौर पर जाना वो देख लेना, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो हमारा चौथा एमसीक्यूज है वो कहते हैं कि व्हाट डज गैप स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ग्रेट अमेरिकन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सेकंड है जनरली अमेरिकन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या नन ऑफ दिस। तो इसमें से क्या है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। जो गैप है, ठीक है ना, इसको कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है ना। ये बेसिकली डेट गैप क्या है, बेसिकली ये डेरिवेशन क्या है, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, ठीक है ना, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स है, ठीक है ना। इनको कौन इशू करता है, इनको इशू करता है फसब इशू करता है। ये फसब से क्या मतलब है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि क्या है अमेरिकन जो है ना, वो एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, यूएस बेस्ड क्या है एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। वो क्या करता है, ये अकाउंटिंग के जो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो इशू करते हैं। उनका क्या नाम है, उसको गैप कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये तो यूके बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, फसब जिसे कहते हैं। अब डिस्कशन एक होता है, एक है सॉरी ये यूएस बेस्ड है, ठीक है ना। अब ये दूसरा क्या है, ये यूके बेस्ड है, ठीक है ना, यूके, ये क्या है यूके बेस्ड है, ठीक है। ये डिस्कशन क्या है, इसको कहते हैं IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कहा जाता है, ठीक है ना। और ये बेसिकली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करता है, ये इशू करता है, उन स्टैंडर्ड का नाम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं IFRS कहा जाता है, ठीक है। इससे क्या मतलब है, इसे मतलब IFRS से मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इसे कहा जाता है, ठीक है ना। और ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है, जो IASB है, ये बेसिकली यूके बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, जो कि ये IFRS क्या करता है, वो इशू करता है, ठीक है, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। और ये क्या है, फर्स्ट क्या है, ये US बेस्ड है, अमेरिकन बेस्ड है, जो कि गैप की जो गैप क्या करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करते हैं, वो इशू करता है, ठीक है ना। तो आपने इसको जहन में रखना, ये अक्सर MCQs में क्या करता है, वो आ जाता है, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, गैप स्टैंड फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs क्या है, वो कहते हैं कि व्हेन ओनर ऑफ द बिजनेस पुट्स मनी इनटू बिजनेस, ठीक है, व्हाट इज़ क्रेडिटेड, ठीक है। तो आपसे इसमें से ऑप्शन दी जाती है, ओनर्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, या नन ऑफ दीस, ठीक है। तो डेट इसकी बिजनेस एंट्री क्या होती है, जब ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, तो आपका जो कैश अकाउंट होता है, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, ठीक है ना, यानी बिजनेस के अंदर पैसा आया, ठीक है। और क्रेडिट कौन सा किया जाता है, आपका जो कैपिटल अकाउंट है, ये तो कहते हैं ओनर्स इक्विटी अकाउंट, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट या ओनर्स इक्विटी अकाउंट क्या होता है, वो आपका क्या हो जाता है, ओनर्स इक्विटी अकाउंट या कैपिटल अकाउंट एक ही बात है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वो क्रेडिट हो जाता है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या होता है कि आपकी अब सवाल में क्या पूछा है कि क्रेडिट क्या होगा, तो आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट क्या होगा, वो या ओनर्स इक्विटी अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आप द सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और ये इसकी एंट्री है, ठीक है ना, जर्नल एंट्री। फिर हमारा नेक्स्ट MCQs है कि इन पाकिस्तान द अथॉरिटी टू लिवाई टैक्सेस लाइज एट, ठीक है, यानी पाकिस्तान में टैक्सेस जो इम्पोज करने की अथॉरिटी जो है ना, वो किसके पास है, ठीक है ना, लगाने की, इम्पोज करने की, लिवाई करने की। तो डेट इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आपका नेशनल असम्बली क्या है, उनके पास जो है ना ये अथॉरिटी है, इख्तियार है कि वो क्या करे, वो टैक्सेस जो है ना वो लगाए। नेशनल असम्बली क्या है, आपका जो लोअर हाउस है, ठीक है ना, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, एक लोअर हाउस जो कि नेशनल असम्बली का कहलाता है, और एक होता है अपर हाउस जो कि सेनेट कहलाता है, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, आपका जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, जो कि नेशनल असम्बली है, वो क्या करता है, वो टैक्सेस क्या करता है, वो लगाता है, ठीक है, इम्पोज करता है, लिवाई करता है। और एक और MCQs कुछ और MCQs है कि टैक्स का जो है ना, वो इसका लिटरल मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग, ठीक है ना। तो वो इसका लिटरल जो मीनिंग है वो क्या है, BURDEN, ठीक है ना, वो क्या है, वो बर्डन है, ठीक है। तो ये भी आपके क्या है, वो MCQs है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि टैक्स जो है ना, ये बेसिकली क्या है, कंपलसरी, ठीक है ना, कंपलसरी क्या है, वो एक पेमेंट है, ठीक है ना। तो आपने ये भी याद रखना है, आपको MCQs में दिया जा सकता है कि टेम्पररी पेमेंट है, अननेसेसरी पेमेंट है, ठीक है ना, कुछ ऑप्शन दिए जा सकता है इस तरह, ठीक है। तो आपने क्या करना है,
इसके ऊपर टिक करना है, ठीक है ना, कि टैक्स क्या है, कंपलसरी पेमेंट है, इसका जो लिटरल मीनिंग क्या है वो बर्डन है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो कहते हैं कि अ टाइप ऑफ टैक्स वेयर burden of tax can be shifted to a third party is डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ट्रांसफर टैक्स या मूवेबल टैक्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट पहले तो आपसे एमसीक्यूज ये है कि आपके जो टैक्स है इसके दो मेजर टाइप्स है, मेन टाइप्स जो है ना वो दो है, ठीक है ना। ये आपका पहला जो है ना वो एमसीक्यूज है, ठीक है ना। एक क्या है डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, और दूसरा क्या है वो वो इनडायरेक्ट क्या है वो आपका टैक्स है, ठीक है ना। ये आपने दो जो है इसके मेजर टाइप्स है, ठीक है। ये पहला आपका एमसीक्यूज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो कहती हैं कि कह रहा है कि वो कौन सा टैक्स है जिसमें आप जो है वो बर्डन को शिफ्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो आप इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो इसमें से ऑप्शन नंबर सेकंड है, इनडायरेक्ट टैक्स है। एक एग्जांपल लेते हैं रेस्टोरेंट्स की, ये है कि एक कंपनी है, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या करती है, ये कोई गवर्नमेंट उसे कहती है कि आपने जो भी चीज़ें सेल आउट करनी है ना इसके ऊपर आपने मुझे टैक्स पे करना है, ठीक है ना। तो अब कंपनी क्या करती है, गवर्नमेंट ने तो कंपनी के ऊपर टैक्स लगा दिया कि जो भी आपने चीज़ सेल आउट करनी है आपने टैक्स देना है। तो कंपनी ने क्या कि इस टैक्स बर्डन है इसके ऊपर क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया अपने कस्टमर के ऊपर, क्या किया उसने जो टैक्स बर्डन है वो क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। कैसे शिफ्ट कर दिया, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पर क्या है, कोई कंपनी है उसने क्या किया 10 रुपये का जो है ना वो एक चीज़ है, एक प्रोडक्ट है, इसने मैन्युफैक्चर कर दिया, ठीक है ना, या इसने बना दिया है, ठीक है ना। जिसमें से इसने क्या किया, इसने क्या किया 5 रुपये अपना मुनाफा भी इसमें डाल दिया, क्योंकि ठीक है मुनाफा इसमें 5 रुपये ऐड कर लिया। तो इसकी टोटल प्राइस कितनी हो गई इस प्रोडक्ट की, उसकी हो गई टोटल प्राइस कितनी हो गई, वो 15 रुपीज़ हो गई, ठीक है। अब रेशन क्या करता है, वो कंपनी क्या करता है, उसमें से जो इसमें से जो है ना वो 4 रुपये है ना वो क्या करता है, वो टैक्स का जो है ना वो डाल लेता है, ठीक है ना। तो अब 15 में से 4 का टोटल जो प्राइस है प्रोडक्ट की, एक टोटल प्राइस कितनी बन गई, वो 19 रुपीज़ जो है ना वो क्या हो गई, वो बन गई है, ठीक है। अब डिस्काउंट क्या होगा, जब कोई कस्टमर क्या करेगा, वो अपनी कंपनी एक्स का जो भी XYZ जो भी कंपनी है वो उसका प्रोडक्ट जो है ना वो ख़रीदेगा ना कस्टमर, ठीक है ना, कस्टमर। तो वो क्या करेगा, कस्टमर कितने पे करेगा कंपनी को, वो 19 रुपीज़ क्या करेगा अपने कंपनी को जो है ना वो पे करेगा, ठीक है। तो इसकी जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसमें क्या है, देखो ये 4 रुपये जो है ना वो टैक्स की अमाउंट भी क्या है वो शामिल है, ठीक है। तो कस्टमर ने क्या किया, वो कंपनी को जो है ना वो क्या कर दिया, प्राइस की सूरत में क्या किया, उसमें से टैक्स की अमाउंट भी शामिल है, उसने कंपनी को पे कर दिया। कंपनी आके जाके जो है ना वो क्या करेगा, वो जो टैक्स की अमाउंट है 4 रुपये वो क्या करेगा, वो अपने गवर्नमेंट को पे कर दिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि कंपनी ने क्या किया, उस जो टैक्स बर्डन है वो किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, अल्टीमेट जो कस्टमर है जिसने इस प्रोडक्ट को परचेज किया है उसके ऊपर क्या किया है, उसने उसको जो टैक्स बर्डन है उसको शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। इससे देखो 4 रुपये क्या किया, उसकी जो प्रोडक्ट प्राइस है उसमें से क्या किया, वो इसमें से इंक्लूडेड है टैक्स का अमाउंट, ठीक है। तो अल्टीमेटली किसने जना वो गवर्नमेंट ने कंपनी के ऊपर टैक्स लगा दिया, कंपनी ने वो क्या किया, बर्डन शिफ्ट कर दिया प्राइस में ऐड करके, ठीक है ना। जब कस्टमर ने वो प्रोडक्ट ख़रीद लिया तो क्या किया, उसने टैक्स के अमाउंट क्या किया, वो कस्टमर को वो कंपनी को पे कर दिया, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या किया, कंपनी ने अपना बर्डन क्या किया, टैक्स बर्डन क्या किया, वो कस्टमर के ऊपर क्या किया, किसी और के ऊपर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो ठीक है डियर, तो ये क्या होते हैं, ये क्या होता है डियर, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जिसमें टैक्स बर्डन क्या हो जाता है, किसी और के ऊपर क्या हो जाती है, वो शिफ्ट की जाती है, अल्टीमेटली किसी और को जो ना वो टैक्स के अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली कस्टमर ने क्या करता है, वो टैक्स की अमाउंट इसने कंपनी को पे कर दिए, कंपनी आगे जाके वो क्या करेगा, वो टैक्स की अमाउंट गवर्नमेंट की ना क्या करेगा, वो जमा करवाएगा, ठीक है ना। तो कंपनी ने अपनी बर्डन को शिफ्ट कर दिया। ये क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स की एक मिसाल है, ठीक है ना। जैसे सेल टैक्स ले लो, ठीक है ना, ये भी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अगर इस तरह आपके पास आ जाता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स वेयर द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, ठीक है, जिसमें बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जाता है, तो वो कौन से होते हैं, फिर आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फिर वो डायरेक्ट टैक्सेस होंगे, ठीक है, जिसमें बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जाता, यानी क्या जिसके ऊपर लगा दिया जाता है ना उसी को जो ना वो टैक्स क्या होगा, वो भरना होगा, उनको टैक्स पेमेंट देनी होगी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर क्या है, डायरेक्ट टैक्स में क्या हो जाती है, आपकी कंपनी ने सॉरी गवर्नमेंट ने आपकी सैलरी के ऊपर जो ना वो टैक्स जो ना वो लगा दिया, ठीक है। अब जिस बंदे की सैलरी के ऊपर टैक्स लग गया उसको क्या क्या करना पड़ेगा, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये बर्डन किसी और ऊपर बंदा वो शिफ्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। जिसके ऊपर टैक्स लगी है उनको सैलरी पर्सन के ऊपर जो लगी है उसको जो ना वो टैक्स देना वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि बर्डन शिफ्ट नहीं की जाती, टैक्स बर्डन, ठीक है।
इसी तरह एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर लगता है टैक्स, ठीक है, इसको कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है, ठीक है ना। अब रिसेंटली पाकिस्तान में क्या है वो 29% क्या है वो कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो भी क्या एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, यानी कंपनी की उसने क्या किया, उसने कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर लगा दिया, कंपनी को जो है वो क्या होगा, वो टैक्स भरना पड़ेगा, वो इस बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या एक डायरेक्ट टैक्स इसकी एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आपकी सैलरी के ऊपर लग गया, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स है जो कंपनी की प्रॉफिट के ऊपर लग गया, ठीक है ना। इस तरह क्या होता है, एक होता है वेल्थ टैक्स होता है, ठीक है ना, जो आपके पर्सनल एसेट्स होते हैं उसके ऊपर जो लगता है टैक्स है वो क्या होता है, वो वेल्थ टैक्स होता है। वो भी क्या होता है, वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जिसके ऊपर लगा दिए जाते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ही जाना वो पे करना पड़ता है, उनको वही बर्डन कहीं और भी शिफ्ट नहीं कर सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये आपने जाना वो आपका एमसीक्यूज जो है वो आ जाती है कि किसमें टाइप्स आ जाती है, किसकी डायरेक्ट टैक्सेस की टाइप्स बताओ कौन कौन से हैं, ठीक है। और इसमें से इस तरह पूछा जाता था कि बर्डन किस में शिफ्ट किया जाता है, किसी में शिफ्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जिसमें बर्डन को शिफ्ट किया जाता है वो क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जिसमें बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जाता टैक्स बर्डन को, वो कौन से कहलाते हैं, वो डायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं, ठीक है कि टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है ना वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में दिए इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है ना। तो डे इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो ये है, ठीक है ना। ये क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। अब डेशन क्या हो जाता है, इनकम टैक्स क्या है, जो आपकी इनकम के ऊपर लगती है, ठीक है, जैसे आपकी सैलरी के ऊपर लग गई है, ठीक है ना। वेल्थ टैक्स क्या है, जो कि आपके पर्सनल जो एसेट्स है उनके ऊपर जो टैक्स लगती है वो क्या कहते हैं, वो वेल्थ टैक्स कहलाता है, ठीक है ना। पाकिस्तान में अभी वेल्थ टैक्स नहीं लगता, ठीक है ना, ये 2002 में जाना ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। और ये क्या है, कैपिटल गेन टैक्स। अब कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है कि मिसाल के तौर पर क्या आपने कोई शेयर्स जो है ना वो कंपनी में ख़रीदे हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आपने एक शेयर, क्या आप मैं एक शेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक शेयर आपने 100 रुपये का ख़रीदा, ठीक है ना। कुछ टाइम बाद आपने वो शेयर क्या किया, 120 रुपीज़ का आपने बेच दिया है, सेल कर लिए, ठीक है। तो 20 रुपये का जो मुनाफा हुआ ना, ये उसके ऊपर क्या होता है, जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। जो आपने शेयर बेच के जो आपने मुनाफा कमाया है उस मुनाफे के ऊपर क्या होता है, वो टैक्स जो लगता है उसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, ठीक है। और जो कैपिटल गेन टैक्स क्या है, वो आपका क्या है, वो आपका डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। इस तरह वेल्थ टैक्स क्या है, वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स क्या है, वो आपका डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। इसी तरह क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है ना, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है ना, जो कि कंपनी की प्रॉफिट के ऊपर जो है ना वो लगता है, ठीक है ना, वो भी क्या है, वो डायरेक्ट टैक्स है। इन चारों को आपने क्या करना है, वो याद रखना है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारे क्या है, वो डायरेक्ट जो है ना वो टैक्सेस है, ठीक है। आप देख सुन, यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर सेल टैक्स कहीं पे यूज़ हुआ है, कहीं पे कस्टम ड्यूटी यूज़ हुआ है, कभी कहीं पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी यूज़ हुआ है। तो ये कौन से टैक्सेस है, ये बेसिकली ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट जो है ना वो क्या है, वो टैक्सेस है, ठीक है ना। तो वो भी मैं साथ साथ वो बता दूं, ठीक है ना। इनडायरेक्ट कौन से हैं, आपका जो है ना वो सेल्स टैक्स है, ठीक है ना। पाकिस्तान में जो है ना वो सेल टैक्स की कौन सी लाई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या है, सेल टैक्स एक्ट है, ठीक है ना, STA, सेल टैक्स एक्ट 1990 है, ठीक है ना, ये लॉ है। तो यहाँ भी साहब ये भी आपने याद रखना। नेक्स्ट इनडायरेक्ट जो है ना वो टैक्स है, वो कहते हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है ना। वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है ना। ड्यूटी और टैक्स में क्या फ़र्क है, ये मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो देख लेना, उसमें डिटेल्स मैं जो ना वो चीज़ें डिस्कस की है, ठीक है ना। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस और टैक्स और ड्यूटी में क्या फ़र्क है वो मैंने सारा डिस्कस किया हुआ, ठीक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए लॉ कौन सा है डियर स्टूडेंट, वो लॉ है, वो है फेडरल एक्साइज एक्ट है, ठीक है ना। फेडरल एक्साइज एक्ट पाकिस्तान में जो लॉ है वो है फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 है, ठीक है ना। और फेडरल एक्साइज ड्यूटी किसके ऊपर लगती है, जो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है ना, मैन्युफैक्चर की जाती है, उसके ऊपर जो है ना वो क्या जाती है, जो चीज़ें गुड्स प्रोड्यूस की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, उनके ऊपर जो टैक्स लगता है वो फेडरल एक्साइज जो वो ड्यूटी है, ठीक है ना, वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी कहलाती है, ठीक है। फिर इसमें और आ जाता है कि कस्टम, ठीक है ना, एक है कस्टम ड्यूटी, ठीक है ना, कस्टम ड्यूटी है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन क्या है, ये भी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इसके लिए कौन सा लॉ है, उसके लिए है कस्टम ड्यूटी एक्ट है, ठीक है ना।
इसके लिए जो लॉ है वो है 1969 है, ठीक है ना। ये भी आपने याद रखना है, कस्टम ड्यूटी एक्ट 1969 है। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 है। सेल टैक्स एक्ट क्या है, वो 1990 है। सेल टैक्स क्या होता है, जो चीज़ें आप वो जो सेल आउट करती है ना, कोई कंपनी कोई चीज़ सेल आउट करती है, ठीक है ना, बेचती है, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है ना, वो क्या होता है, वो सेल टैक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये रेशन क्या है, ये इसमें से आपने इनमें से याद रखने की ये क्या होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या हो जाती है, वो कैटेगरी के अंदर जो है ना वो आती है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसमें एक और चीज़ है कि आपके जो डायरेक्ट टैक्सेस है ना, वो क्या है, वो इनकम टैक्स क्या है, वो एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। तो इसमें से एक वो लॉ है, ठीक है ना, पाकिस्तान में वो लॉ है, उसको कहते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहा जाता है। वो कौन सा है, 2001 है, ठीक है ना। तो आपसे ये भी MCQs में जो है ना वो पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कौन सी है, जिसकी लॉ कौन सा है, ठीक है। तो वो क्या है, 2001 है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, और इसमें से रिलेटेड MCQs है कि पाकिस्तान में जो फेडरल लेवल पे, ठीक है ना, सूबाई जो आपका जो है ना वो वफाकी हुकूमत लेवल पे, फेडरल लेवल पे जो टैक्स कलेक्टिंग बॉडी कौन सी है, तो आपने याद रखना कि वो क्या FBR है, ठीक है ना, फेडरल टैक्स कलेक्टिंग बॉडी है, ठीक है ना, फेडरल लेवल पे टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है। इसको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है। ये बेसिकली ये इस किस्म की जो है ना वो टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है ना। ये क्या है, सेल्स टैक्स, ठीक है ना, FBR कलेक्ट करती है। लेकिन कौन सा टैक्स, एक होता है सेल टैक्स ऑन गुड्स, एक होता है सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, ठीक है। तो आपका जो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स जो है ना, जो चीज़ें आप बेचते हैं उसके ऊपर जो टैक्स जो है ना वो कोलेक्ट करती है ना, वो कौन कोलेक्ट करता है, वो आपका FBR क्या करता है, वो टैक्स कोलेक्ट करता है, ठीक है। और जो जो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज है, ठीक है ना, उनके ऊपर क्या होती है, जो टैक्स कोलेक्ट करती है वो हर सूबे की अपनी जो है ना वो रेवेन्यू अथॉरिटी है, ठीक है ना। जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी है, जो है ना वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, इस तरह सिंध और बलूचिस्तान की भी जो है अपने भी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ है, जो कि सेल टैक्स ऑन सर्विसेज क्या करती है, वो कलेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन सेल टैक्स ऑन गुड्स कौन कलेक्ट करती है, वो क्या करती है, वो आपका FBR क्या करते हैं, वो कलेक्ट करती है, ठीक है। तो आपने ये आपसे MCQ जो है ना वो आ सकता है, ठीक है। फिर FBR कौन से सेल टैक्स में कौन से कलेक्ट करती है, सेल टैक्स ऑन गुड्स कलेक्ट करती है, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी के जो ना वो क्या होती है, वो कलेक्ट करती है FBR, ठीक है। फिर क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या हो जाती है, ये FBR क्या करती है, आपका कलेक्ट करती है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, आपका जो इनकम टैक्स है, ये भी क्या करता है, आपका FBR क्या करता है, ये कलेक्ट करता है, ठीक है ना, फेडरल लेवल पे, वफाकी सतह पे, ठीक है। तो ये बेसिकली टैक्सेस कलेक्ट करती है। जबकि सेल टैक्स ऑन सर्विसेज कौन कलेक्ट करते हैं, वो प्रोवेंसेस क्या करते हैं, वो उनको कलेक्ट करते हैं। हर प्रोवेंसेस की अपनी अथॉरिटी है, ठीक है ना, रेवेन्यू अथॉरिटी है, वो टैक्स क्या करती है, वो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज कलेक्ट करती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपसे MCQs में जनाब पूछा जा सकता है। अच्छा, जो कस्टम ड्यूटी है ना, इसका मतलब क्या है, जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है ना, इंपोर्ट होती है कोई चीज़ है या कोई चीज़ इंपोर्ट होती है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो क्या होता है, वो जो है ना वो कस्टम जो है ना वो क्या होती है, वो कस्टम ड्यूटी क्या होती है, वो उसके ऊपर लगती है, ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। जो चीज़ सेल की जाती है इनके ऊपर जो है ना वो सेल टैक्स लगता है। जो चीज़ पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर की जाती है उसको फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगता है, ठीक है ना। जो चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है ना वो लगता है, ठीक है। तो आपने इनमें जो है ना वो डिफरेंस जो है ना वो रखनी है। वीडियो में इतना ही। अगर आप क्लासेज में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर नंबर शो हो रहा होगा, तो आप उसके ऊपर जो है ना कॉन्टेक्ट करके आप जो है ना वो डिटेल जो है ना वो जान सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप जो है ना वो कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पूछ सकते हैं। इसका लिंक, लेक्चर नंबर 1 का लिंक वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।